कल अपन ने डेसिमल और फ्रैक्शन देखा था, उसमें से आपको कोई सम में कुछ क्वेरी, कोई डाउट, कुछ पूछना हो? बोलो, क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना एक्चुअली में रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स बोला हुआ है, लेकिन जो टॉपिक है ना वो सेट थियरी वाला टॉपिक है। तो अलग अलग टाइप के जो सेट बनते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो मैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पहले थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, सेट थियरी में एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर आप सेट थियरी की डेफिनेशन की बात करो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को या कोई भी चीज़ों को, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनको क्लासीफाई किया जाता है एक ग्रुप में। सेट इज नथिंग एल्स बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक सेट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट होने का मतलब कि सेम एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं होता है वैसे। अब जैसे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बोल दिया, अ सेट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, व्हाट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप एंड व्हाट नॉट, वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सेट, तो 1 से लेके 50 तक आपको नंबर्स इंक्लूड करने हैं। अब इसमें एकदम क्लियरली वेल डिफाइंड है कि क्या आएगा क्या नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, कोई भी नंबर दो बार रिपीट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कि 5 दो बार आ गया, 8 3 बार आ गया, ऐसा नहीं। सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होता, जो ऑब्जर्वेशन है वो एक ही बार आती है और वो यूनिक होती है। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है सेट। उसी बेस पे यहाँ पे इन्होंने बात कर रखी है। अब जितना प्रॉपरली देना चाहिए कंटेंट उतना दिया नहीं है उन्होंने, उसको डायरेक्टली फिर वो सेट के बेसिस पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको ये सब चीज़ें एक बार पहले नोटेशंस के फॉर्म में समझा देता हूँ, क्या सिंबल्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर देख लेते हैं कि उनके एग्जाम्पल्स में क्या है। अगर आप कोई भी सेट को प्रेजेंट कर रहे हो तो सेट का नाम कैपिटल अल्फ़ाबेट के थ्रू यूज़ किया जाता है। सेट ए, सेट बी, सी जो भी होगा, लेकिन कैपिटल अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रेजेंट करने के लिए अपने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और इसके बीच में आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स मैंने ऐसे बोल दिया। तो दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यूनिक ऑब्जेक्ट्स जिसका रिपीटेशन नहीं होता। तो ये एक प्रेजेंटेशन लिस्ट फॉर्म में हो गया, दिस इज अ लिस्ट। एक और भी तरीका होता है इसको प्रेजेंट करने का, दैट इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ये जो चीज़ लिखी मैंने, दोनों चीज़ें सेम है अलग अलग है? सेम है। रिलेट हो रहा है कि भाई क्यों बोल रहे हैं ऐसा और क्या सिंबल्स हैं। एक्स एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बोला एक्स कैन बी लेस देन और इक्वल टू 8, तो कोई भी वैल्यू। अब लेस देन और इक्वल टू में तो 0 -1 -2 भी आ सकता है, तो उसको डिफाइन कर दिया कि भाई एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल हो गया नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंडिंग पॉइंट 8 है। अब मैं अगर ये चेंज कर दूँ सपोज, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा, फिर 1 to 7 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये सब चीज़ें, ये जो है इसको हम, इसका नाम है, जो फॉर्मेट है प्रेजेंटेशन का, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो है इसको बोलेंगे लिस्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये लिख के रख लो क्योंकि इतना प्रॉपरली उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया हुआ। और डेफिनेशन भी लिख के रख सकते हो सेट की। ये डेफिनेशन।
वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया, क्लियर? सेट का प्रेजेंटेशन हो गया। अब इससे रिलेटेड और चीज़ें देख लेते हैं। अलग अलग सेट होंगे तो उस पर उसके नाम हो सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं उसमें। तो ये एक बार हटा देता हूँ, एग्जांपल चेंज करते हैं। अब एक ऐसा सेट, सेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एक्स लाइज बिटवीन 3 and 4। बोलो क्या आएगा इस सेट में? अगर लिस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो एक्स जो है वो 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, और एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। है 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर? तो कुछ भी नहीं आएगा ना, कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इसको अगर आप लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये एम्प्टी रखना पड़ेगा। तो इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, या फिर इसको नल सेट बोलते हैं। नल का मतलब भी होता है ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, या वॉइड सेट भी बोलते हैं। ऐसे सब टर्म्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, और प्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। दूसरा एक और प्रेजेंटेशन यूज़ होता है सेम चीज़ के लिए, ये सिंबल यूज़ होता है। दिस इज ऑल्सो नल सेट। ये अल्फ़ा बीटा जैसा एक सिंबल है, वो यूज़ करते हैं, इसको भी नल सेट बोला जाता है। बट ये ध्यान रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना, ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग प्रेजेंटेशन हो गया। या तो ये लिखो या फिर ये, दोनों में से कुछ भी एक, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है, डन। अब थोड़ा चेंज करते हैं। अब क्या आएगा? 4। तो ये एम्प्टी सेट तो रहा नहीं, इसमें कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है ना, तो इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ सिंगलटन सेट। अच्छा, नेक्स्ट और भी टर्म्स यूज होते हैं। जैसे एक टर्म यूज होता है फाइनाइट सेट, और एक टर्म यूज होगा इनफाइनाइट सेट। नाम से पता चल रहा होगा कि फाइनाइट में क्या आएगा, इनफाइनाइट में क्या आएगा। एग्जाम्पल लिखना है अगर इस फॉर्म में, तो अपने देख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एन वेर एक्स इज लेस देन 10। तो 9 एलिमेंट्स आएंगे, 1 to 9, दिस इज फाइनाइट। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, बस इतना ही है। अब तो मतलब एक्स तो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर में से एनी नंबर 1 से लेके एन तक। ये सेट जो इनफाइनाइट हो गया, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अनलिमिटेड हो गए, इसीलिए ऊपर वाला जो सेट है वो फाइनाइट हो गया, क्योंकि उसमें 9 एलिमेंट्स फिक्स हो गए। सिंपल टर्म्स है। थोड़ा कंटेंट ये लोग प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं ना, तो अपने लिए कन्वीनियंट रहता है। बट ठीक है, ऐसा जितना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए और बी दो सेट दे रखे हैं। आपको दिखेगा बी में जितने एलिमेंट्स है वो सारे ए में से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसेट वाली कंडीशन होगी। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ए और बी अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो जो बड़ा सेट है उसकी तरफ फेस रहेगा, और जो छोटा सेट है उसकी तरफ टेल रहेगी, वैसा बोलेंगे। तो ए जो है वो सुपर सेट हो गया, और बी जो है उसका सबसेट हो गया। आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बी के पॉइंट से बात कर रहे हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट का सिंबल है। और ए को बोलेंगे सुपर सेट। तो अगर मैं इसका नाम रखूँ तो उसको बोलूँगा सुपर सेट, और इसका नाम देखें तो ये होगा सबसेट।
अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स ए में से है तो ये रिलेशन बनता है, अदरवाइज नहीं। अगर सपोज मैं बी में एक और एलिमेंट ऐड कर दूं 2, 3, 5 और 11, अब ये सबसेट रहेगा क्या? नहीं, तो सबसेट वाला रिलेशन नहीं रहा जस्ट बिकॉज ऑफ 11। ठीक है, वैसा होगा। बोलो कंप्लीट है। तो सबसेट और सुपर सेट भी हो गया। एक होता है यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट, और बाकी सेट ए भी ले लेते हैं। ऐसा कुछ, इसमें से काफी सारे टर्म्स कवर हो जाएंगे। U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अगर किसी को नाम दे दिया, इसका मतलब ये है कि इससे बाहर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूनिवर्स है, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो 1 से लेके 10 तक यही एलिमेंट्स होते हैं, 11th कुछ होता ही नहीं है। ऐसा आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इसको हमने नाम दिया यूनिवर्सल सेट, तो इसके बाहर कुछ नहीं है, जो भी है वो इसी के अंदर है वैसा। अब बाकी एक सेट दे रखा है ए, दूसरा सेट दे रखा है बी। आप देख लो, इसमें कोई भी एलिमेंट इससे एक्स्ट्रा नहीं होगा, जो यूनिवर्सल में कवर नहीं होता, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब इन सब चीज़ों को अपने वो वेन डायग्राम से भी प्रेजेंट करके समझ सकते हैं। अगर वैसे करना है तो देख लेते हैं, उसमें काफ़ी सारे टर्म्स आ जाएंगे। दिस इज यूनिवर्सल सेट यू, ये एक सेट ए, एक सेट बी, ऐसे नाम दे देते हैं। अब ये जो एरिया है, दिस इज अ कॉमन एरिया, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स है 2, 3 और 5, तो वो यहाँ लिखेंगे। और ए में कुछ एक्स्ट्रा बचा, वो यहाँ लिखेंगे। और बी में 7, 8, तो यहाँ पे आ गए। और कुछ बचा इसके अलावा, यू में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं यहाँ कुछ 9 और 10 है ना, तो 9, 10 अब यहाँ कहीं पे लिख दो। समझ आ गया? तो ये हो गया पूरा वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन। एक बार आपने ये कर दिया, अब इसमें से आपको यूनियन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, वो सब बन जाएगा। तो अब उसी पे आएंगे, तो सारे टर्म्स रिलेट करा देता हूँ। अब ये सारा अपना डेटा है। अब इसमें सपोज बोला फाइंड ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज कर दो, लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है। अगर कॉमन एलिमेंट्स है तो हमने स्टार्टिंग में बात की, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, रिपीटेशन नहीं होता। तो अगर ए यूनियन बी का मैं सेट बनाऊं तो मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ये सारे आ गए ना, इनको छोड़ के। तो 1 से लेके 8 तक सारे आ गए। ठीक है, समझ आ गया? तो दिस इज यूनियन। अब ये 2, 3, 5 दोनों में था, बट 2 बार थोड़ी ना लिखेंगे, अपने एक ही बार लिखते हैं, इसलिए यूनियन का सेट बना। यही अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो सिंपल कुछ ऐसा है उसका। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज 2, 3 एंड 5। ये हो गया। एक और अच्छा, मैंने लिखना भूल गया, क्या कहाँ पे आ रहा है? इनमें तो किसी में नहीं है। हाँ, तो 6 यहाँ पे आएगा। ठीक, उसके इसमें से हट जाएगा। करेक्ट करेक्ट, मुझे लगा कि 6 उसमें है ऑलरेडी। चलो, ये कंप्लीट। ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन भी हो गया। अब तीसरा जो टर्म है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसे ए डैश करके लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मीनिंग है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट यू, उसमें से ए के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऑपोजिट सेट हो गया एक तरीके से वैसा। तो आप देख लो, अगर ये करोगे तो क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, इसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो 6, 7, 8, 9 और 10। वैसे ही अपने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, इनके अलावा बाकी के सारे 1, 4, 6, 9 और 10 कंप्लीट। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो देख लिया, यूनियन इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सब देख लिया। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, पूरा वेन डायग्राम के साथ ही कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, नोट कर लिया? कुछ क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है? आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब है कि सेट के एलिमेंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और पेयरिंग में बनेगा, ये पेयर्स बनेंगी, वैसा पार्ट। एग्जांपल फ्रेम करते हैं। इतना पार्ट एक बार नोट कर लिया, तो ये हटा देता हूँ, बाकी भले आप लिख लो।
दो सिंपल से सेट ले रहे हैं, ए और बी। ए में है 1 2 3 और बी में है 2 3 5। अब यहाँ पे अगर हम इनको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी बोला जाता है, ए इंटू बी नहीं बोलते, ए क्रॉस बी बोलते हैं, या बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा? अब यहाँ पे क्योंकि दो सेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो आएगा वो सिंगल यूनिट्स नहीं आएंगे, पेयर आएगी वैसे। अब इसमें ऐसा बोला हुआ है कि ऑर्डर स्पेसिफिक है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर डिफरेंट, दोनों सेम नहीं होते, उसमें पेयर्स अलग बनती है, पेयरिंग होगी। यहाँ पे इसका एक एलिमेंट आपको लेना है और पेयर इसके दूसरे एलिमेंट के साथ बनानी है। तो जो फर्स्ट पेयर बनेगी उसको ऐसे राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 2, ठीक है। फिर दूसरी पेयर बनेगी 1, 3। फिर तीसरी पेयर 1, 5। इस तरीके से पेयर्स बनती जाएंगी। ये 3 बन गई। अब ये वाली देख लो, 2, 2, 2, 3 और 2, 5। इसको सेपरेट कर दो। फिर ये थर्ड एलिमेंट ले लो 3, 2, 3, 3 और लास्ट में 3, 5। तो ये बन गया आपका ए क्रॉस बी। अब इसमें वो रिपीटेशन वाला पॉइंट नहीं है कि 2 2 बार क्यों आया, वैसा नहीं है, क्योंकि ये अलग सेट से है और ये अलग सेट से है और उसकी पेयर बना रहे हैं, तो फिर दो नंबर्स जो है वो डिफरेंट माने जाएंगे, तो इस तरीके से पेयर्स बन सकती है वैसा। अब यही अगर आप बी क्रॉस ए फाइंड करते तो देखो सेम आता है या अलग आता है, ऑब्वियसली ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बी क्रॉस ए में फिर आपको पहले सेट पी का एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो स्टार्ट यहाँ से होगा। तो पहली पेयर बनेगी 2, 1, देखो डिफरेंस आ गया। फिर दूसरी पेयर 2, 2। तीसरी पेयर जो बनेगी दैट इज 2, 3। बाकी भी देख लो। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 3, 1, 3, 2 और 3, 3 और लास्ट में 5, 1, 5, 2 एंड 5, 3। समझ आए? तो ये डिफरेंट चीज़ होगी। देख लो आप, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की जो पेयर्स है वो अलग अलग है, तो यहीं से प्रूव हो जाता है कि दोनों सेम नहीं होते। तो रिजल्ट यहाँ से ये निकलता है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ पेयर्स आपको गिननी हो, कितनी हो रही है? 9 हो रही है। तो डायरेक्टली अपने क्वांटिटी मल्टीप्लाई करें तो पता चल जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसके साथ ही लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए दैट इज 3, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन बी इट इज ऑल्सो 3। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करोगे ए क्रॉस बी में, तो ऐसे बनेगा। समझ आए? देख लो 9 एलिमेंट्स है आपके सामने, एक फॉर्मूला जैसा बन गया। नोट कर दो ये चीज। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो टर्म यूज होता है प्रोडक्ट ऑफ अ सेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, वैसे बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब जिनका हो गया कंप्लीट, आप पेज 183 पे देख लो, एक एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है, उसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो देख लेते हैं।
चलो ये 3 सेट दिए हुए हैं आपको, ए बी और सी। हो गया, ये वाला पार्ट नोट कर लिया, पी क्रॉस है। अब देखो जो जो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है एक एक करके अपने अप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो सॉल्व करना है उसमें बोला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी, और फिर ए के साथ उसका प्रोडक्ट करेंगे। तो ए वाला सेट तो एज इट इज रहना है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी का जो सेट है वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। देख लो कितना आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी एक ही है ना, 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और ऑर्डर यही रहेगा, तो सीधा अपने पेयर्स बना सकते हैं। तो क्या बनेगा, 1 4 2 4 और 3 4। हो गया कंप्लीट। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट है। ऐसे ही करके बाकी के भी सॉल्व करना है। अब सेकेंड वाला आप खुद ट्राई करके देखो, उसमें बोला है ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, ए क्रॉस सी फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पेयर्स बनेंगे और फिर उनमें से कॉमन पेयर्स कौन सी है वो फाइनल आंसर, क्योंकि इंटरसेक्शन करना है लास्ट में। तो आप ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करो, पहले ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस सी निकालो, फिर देखो क्या होता है। मैं भी एक बार यहाँ पे पेयर्स लिख देता हूँ। अगर आपने ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी फाइंड कर लिया है तो क्योंकि इंटरसेक्शन बोला है हमें कॉमन पेयर्स ढूंढनी दोनों में। देख लो कॉमन पेयर्स कौन कौन सी है। 1 4 और 2 4 भी कॉमन है और 3 4। 3 4 आ रही है कॉमन। अच्छा ओके, ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने पेयर्स कम बनाई। 2 3 4 5 6 7 1 4 1 5 1 6 2 4। हाँ तो 3 4, हाँ हाँ 3 4 3 5 3 6 आनी चाहिए। ठीक है, 3 4 भी कॉमन आ रही है। और कुछ आ रहा है, अच्छा 3 है। ठीक है, तो जो फाइनली इसका आंसर बनेगा उसमें ये 3 पेयर दिखेंगे आपकी, 1 4 2 4 और 3 4। ये फाइनल आंसर, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बाकी के 2 भी हैं, वो भी आप सिमिलरली कंप्लीट कर सकते हो। तो ये भले आप घर पे होमवर्क में भी ट्राई करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन कंप्लीट करके देख लेना एक बार। बाकी के सम्स में देख लेता हूँ और क्या क्या है। ये टॉपिक्स तो मोस्टली कंप्लीट है। हाँ, एक सबसेट वाला टॉपिक मुझे आपको बताना है, ये कंप्लीट कर लो, मैं सबसेट का एक पॉइंट बता देता हूँ। किसी भी पर्टिकुलर सेट के नंबर ऑफ सबसेट कैसे काउंट करते हैं वो देखना है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सेट ए 1 2 3, सिंपल सेट है एकदम, 3 एलिमेंट्स हैं। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे वो देखना। कोई भी सेट का सबसे पहला सबसेट होता है नल सेट, वो तो हो गई। ठीक है, जैसे हर नंबर के फैक्टर में 1 आ जाते हैं वैसी बात हो गई, नल सेट तो आने ही वाला है। फिर आप देखोगे सिंगलटन सेट 1, बोलो ये इसका सबसेट है या नहीं, इसी में से बना। वैसे ही सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, फिर पेयरिंग में आ जाएगा 1 और 2, ये भी तो इसका सबसेट हुआ।
वैसे ही 2 और 3 भी सबसेट हुआ, 1 और 3। 1 और 3 लिखे के 3 और 1 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सेट की तरह प्रेजेंट कर रहे हो तो ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये अगर पेयर की तरह प्रेजेंट कर रहे हो तो 1 4 एंड 4 1 इज डिफरेंट, क्योंकि ये 1 जो है वो पहले सेट का एलिमेंट है, 4 दूसरे सेट का एलिमेंट है। वहाँ उल्टा करके लिख दोगे तो मीनिंग चेंज हो गया, बट जब आप एज अ सेट प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें कोई भी ऑर्डर 3 1 या 1 3 मैटर नहीं करता है। अच्छा, एक और सबसेट बनेगा, जो सेट है वो खुद का भी तो सबसेट ही हो गया ना, वैसे बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 8 बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर गिवन सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, वो अगर आपको काउंट करना है। अच्छा, इसको ना, इस पूरे को नाम दिया जाता है पावर सेट, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर सेट के सबसेट्स का जो सेट बनता है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अ पावर सेट, ठीक है। वैसा है, तो इसको पावर सेट के नाम से अपने डिनोट करते हैं। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, इसको फाइंड करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 2n। इसको ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला क्या है, 2n। n मतलब जितने इसके अंदर एलिमेंट्स है। अब देख लो यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 आएगा। 2 3 कितना होता है, 8। दिख रहे हैं आपको 8 सबसेट्स। तो आप बिना सारे सबसेट लिखे टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो ऐसी चीजें यूज हो सकती है। अब इसमें जो पेज 183 पे एग्जांपल्स है वो तो आप सॉल्व कर सकते हो, थर्ड वाला तो अपन कर ही रहे थे, बाकी के भी हो जाएंगे, उसमें कुछ बाकी नहीं है। पेज नंबर 185 पे कुछ इक्वेशन वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि आगे अपन ने ऐसा कुछ डायरेक्टली अभी डिस्कस नहीं किया। वो लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, वो सब करके करना, तो एक बार रिकॉल कर लेंगे, मैं यहीं पे सॉल्व करा दूंगा। 5-6 क्वेश्चन ये बस, ठीक है। बाकी का टॉपिक अपना कंप्लीट है, तो आज के लिए इसमें इतना रखते हैं। आपको खाली एग्जाम्पल्स देख लेना, बाकी सैम्पल क्वेश्चंस में यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है।